पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गांधी महाविद्यालय उरई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकृति का अध्ययन करेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट लीडरशिप, मीनिंग एंड नेचर। नेतृत्व एक मूल्यपरक अवधारणा है। परंपरागत अवधारणा के अनुसार नेता अलौकिक शक्तियों द्वारा बनते थे, जिनमें मानव मस्तिष्क को पढ़ने की योग्यता होती थी। वर्तमान समय में नेतृत्व को एक व्यक्तिगत योग्यता के रूप में देखा जाता है। वर्तमान परिभाषाओं में नेतृत्व को एक समाज द्वारा प्रभावित प्रक्रिया माना गया है। नेतृत्व किसी दी गई परिस्थिति में निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं नेतृत्व का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। नेतृत्व समूह अथवा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदस्यों को प्रभावित करने की योग्यता है। नेतृत्व मुख्य रूप से व्यवहार को प्रभावित करने वाली सतत प्रक्रिया है। एक नेता समूह में ही सांस लेता है और समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। यह गुण कुछ करने को दर्शाता है, न कि पहले से मौजूद गुण। नेतृत्व को समझने के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। तो कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। जॉर्ज और पेरी के अनुसार नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करे कि वे अपनी इच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयास करें। जॉर्ज और पेरी कहते हैं कि नेतृत्व में इस प्रकार व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए कि व्यक्ति स्वयं ही सामूहिक रूप से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयास करना प्रारंभ करते हैं। जिसके अंदर ऐसी योग्यता हो वही नेतृत्व है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। रॉबर्ट टेननबॉम 1959 के अनुसार नेतृत्व एक परिस्थितियों में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। यानी नेतृत्व कैसा है कि परिस्थिति के अनुसार प्रयुक्त किया गया होता है और कोई विशिष्ट यानी जिस किसी विशेष प्रकार का लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पारस्परिक रूप से प्रभावित करता है। अगली परिभाषा देखते हैं। कुर्ज एंड डोनिल के अनुसार समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। लीडरशिप क्या है? कोई एक समान लक्ष्य है, उसमें जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो सभी को प्रभावित करें और समान लक्ष्य में सभी व्यक्ति जुड़ जाएं, ये लीडरशिप। इस प्रकार परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट होता है कि नेतृत्व सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदस्यों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व का विचार अपने आप में कला और विज्ञान दोनों। नेतृत्व कला इस रूप में है कि उसमें परिस्थितियों को समझकर उसके अनुरूप समूह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करने का कौशल मौजूद है, एवं विज्ञान इस रूप में कि क्या करना है यह जानने के अतिरिक्त कब, कहां, कैसे करना है इसका ज्ञान भी नेता को होता है। यानी कला विज्ञान दोनों हैं। कला के रूप में वह समूह के व्यक्तियों को के व्यवहारों को प्रभावित करता है और विज्ञान के रूप में उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि उसे कब, कहां और कैसे क्या करना है। कभी कभी परिस्थितियों के मापन एवं क्रियाओं की पूर्णता हेतु नेतृत्व नियमबद्ध, स्पष्ट एवं तर्कसंगत हो जाता है और कभी कभी भावात्मक रूप भी धारण कर लेता है, क्योंकि मानव प्रकृति भावनाओं से अछूती नहीं रह सकती। अतः नेतृत्व वह सामाजिक अवधारणा है अंतः प्रक्रियात्मक विशेषताओं एवं गुणों पर बल देती है। एक तरह की सामाजिक अवधारणा है जो अंतः क्रियात्मक विशेषताओं एवं गुणों पर अधिक बल देती है, जिसमें इंटरएक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरएक्शन की जो गुण है, विशेषता है, वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। अब हम अध्ययन करते हैं नेचर ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की प्रकृति का। जैसा कि पूर्व में बताया है कि नेतृत्व की प्रकृति
विज्ञान भी होती है और कला भी होती है। कला के रूप में ये परिस्थिति के अनुरूप जो सदस्य हैं उनके व्यवहारों को प्रभावित करता है, उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाता है और भावात्मक रूप से उनको सहयोग देने का कौशल भी उसके अंदर होता है। और विज्ञान के रूप में उसके अंदर ये विशेषताएं होती हैं कि कौन सा कार्य कब करना है, कौन सी क्रियाएं कब कहाँ और कैसे करनी है, कैसे उनका संपादन करता है। इसके लिए कभी कभी नियमबद्धता, क्रमबद्धता और संतरंगत और कारण परिणाम संबंधों को भी एक रूप दिया जाता है। नेतृत्व की प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान देना आवश्यक है। पहली विशेषता है सामूहिक क्रिया विकसित करना, टू डेवलप टीम वर्क। सामूहिक क्रिया हेतु तीन प्रमुख तत्व होते हैं: नेता, सहयोगी एवं वातावरण। नेता अर्थात लीडरशिप हो गया, एक सहयोगी उनके कॉपरेशन जो सदस्य होंगे, और किस वातावरण में वो कार्य कर रहे हैं। ये कारक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन्हें सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपस में क्रिया योग्य बनाना ये नेता का ही उत्तरदायित्व होता है। वह भी कर्मचारी की योग्यताओं रुचियों को जानकर उनके अनुरूप उन्हें कार्य प्रदान करता है। कर्मचारियों की जिज्ञासाओं को उत्साहित करके एवं धोखेबाजी एवं कपटी व्यवहारों पर नियंत्रण लगाकर एक नेता एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। वही समूह जो कर्मचारी है उनमें समूह भावना को उजागर करके उन्हें एक समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी एक तरह से ये कलाकार कला के रूप में उसके अंदर ये प्रकृति होनी चाहिए। दूसरा, कर्मचारियों का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सबऑर्डिनेट्स मेंबर्स। तो नेतृत्व में अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका प्रतिनिधि का गुण मौजूद होना चाहिए। रेनिस लेकर्ट ने नेता को संयोजक कड़ी कहा। संयोजक कड़ी होता है, नेता हमेशा सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ता है, इस संपूर्ण संगठन को समन्वित करने का कार्य करता है। एक प्रतिनिधि के रूप में अपने अधीनस्थों की मांगों को उच्च प्रबंधन स्तर तक पहुंचाता है। यानी इसको जो भी कार्य करने वाले सदस्य हैं उन सबका एक प्रतिनिधि होना चाहिए, उसके अच्छे बुरे का ख्याल भी नेता को रखना चाहिए। तीसरा, उपयुक्त परामर्श देना, टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट काउंसलिंग। अक्सर पदोन्नति, आय वृद्धि, प्रदर्शन स्तर एवं उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरण आदि बातों को लेकर कर्मचारी दबाव में रहते हैं। कई प्रकार की भावनात्मक जो समस्याएं हैं उनसे वो गुजरते हैं। इन बाधाओं को कर्मचारियों को उनके मार्ग से भटका देती है। जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो कर्मचारियों को अपना काम नहीं करने देती। ऐसी परिस्थितियों में नेता उनकी परेशानियों को सुनता है एवं उनके कार्य में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने हेतु उन्हें परामर्श देता है और उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। चौथी प्रकृति, शक्तियों का सही उपयोग करना, टू यूज प्रॉपर। जो पावर है टू यूज पावर प्रॉपरली। एक नेता अपेक्षित उद्देश्यों प्रभावपूर्ण प्राप्ति के लिए ऐसी शक्तियां और अधिकार नेताओं के पास होते हैं जिनके माध्यम से वह कर्मचारियों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने हेतु उनकी क्रियाओं को प्रेरित कर सकता है। यदि अधीनस्थों द्वारा नेता की आज्ञा का पालन न किया जाए तो नेतृत्व प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए नेता द्वारा ऐसी शक्तियों का उपयोग किया जाता है जिनके अधीन अधीनस्थों द्वारा नेता की आज्ञा एवं आदेशों का इच्छा से पालन किया जाता है। यानी इच्छा से ही सभी कर्मचारी अपनी आज्ञा का पालन करते हैं। यदि नेता अपनी शक्तियों का सही उपयोग करता है, जब जरूरत होती है तो उनको लाभ देता है, जहां प्रभावहीन होने लगी उसके लिए भी अधीनस्थों को प्रेरित करेगा। पांचवा, समय का सदुपयोग करना, टू यूटिलाइज टाइम वेल। समय मूल्यवान है लेकिन प्रबंधन में अक्सर सही उपयोग नहीं होता। एक नेता समय प्रबंधन चार्ट, तकनीक, सूची आदि का प्रयोग करके अपने समय का उत्पादकतापूर्ण प्रयोग करता है। सूचना, सत्य एवं सांख्यिकी आगतों के प्रभावपूर्ण संयोजन द्वारा समय पर निर्णय ले पाता है।
छठवां, प्रभावपूर्णता लाने का प्रयत्न करना, टू स्ट्राइव फॉर इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिवनेस लाने के लिए वह सदैव प्रयास करता है। प्रभावपूर्ण ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नेता कई प्रकार के निर्णय लेता है। इस संदर्भ में लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक सहायक क्रियाओं को अपनाता है। नेतृत्व के अंतर्गत अधीनस्थों द्वारा पहल करने को प्रोत्साहन देना, अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार की व्यवस्था करना, अधीनस्थों से घुलना मिलना और आवश्यकता अनुसार अनुशासन एवं नियंत्रण लगाना आदि क्रियाओं को अपनाया जाता है। अगला, कर्मचारियों को प्रेरित करना। एक नेता अपने कर्मचारियों में उच्च प्रदर्शन की प्रवृत्ति विकसित करता है। वह उनके दृष्टिकोणों को उच्चता प्रदान करता है। कार्य करने के सही तरीके को पहचान कराकर नेता कर्मचारियों को संगठन के लिए अपना श्रेष्ठ देने में मदद करता है। यानी जो प्रेरित करेगा कर्मचारियों को, किस तरह से कर्मचारी अधिकतम अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपनी अधिकतम योग्यता का प्रयोग संगठन को देने में करेंगे। अगला, टू डेवलप कोऑपरेशन, सहयोग विकसित करना। एक गतिशील नेता समूह में सांस लेता है। कोई भी नेता होता है वह समूह में ही रहता है। वह सदस्यों के व्यवहारों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु तत्पर हो जाते हैं। वह उन्हें एहसास दिलाता है कि योजनाओं को पूर्ण रूप से परिणत करने पर वे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह वह समूह कर्मचारियों की समूह भावना का विकास करता है। कर्मचारी सामूहिकता की भावना कर्मचारियों के अंदर विकसित होती है ताकि वे एक समूह के रूप में कार्य कर सकें। समूह क्रियाओं हेतु नेतृत्व आवश्यक अवधारणा है। एक सुदृढ़ नेतृत्व के बिना सहयोगपूर्ण क्रियाएं असंभव है। नेतृत्व ही समूह को एक चरित्र प्रदान करता है और विभिन्न स्तरों पर समन्वित प्रयासों का मार्ग दर्शाता है। अगला, विश्वास जगह, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस। संगठन में कर्मचारी अक्सर भावात्मक समस्याएं झेलते रहते हैं। कुछ कार्य को करने की योग्यता, पदोन्नति की चिंता, अपनी कुशलताओं का और विकास करना एवं साथियों से घुलना मिलना आदि कारणों की वजह से भी कुंठित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में नेता ही उनको परामर्श देता है, उनके मार्ग की बाधाओं को दूर करने में सहयोग करता है एवं कर्मचारियों में विश्वास दिलाता है कि वह क्षमताओं को वास्तविकताओं में रूपांतरित कर सके। यानी कॉन्फिडेंस, अगर कर्मचारियों का कॉन्फिडेंस लो है तो उनका कॉन्फिडेंस जगाने का कार्य भी नेतृत्व करता है। अगला, कार्य हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, टू प्रोवाइड गुड वर्किंग क्लाइमेट। नेतृत्व द्वारा ही कार्य हेतु एक स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाता है जहां व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु खुशी से कार्य करते हैं। नेता ही आवश्यक परिवर्तन लाने की पहल करता है और कर्मचारियों के व्यवहारों में एकता लाता है। समय एवं धन के न्यायपूर्ण प्रयोग द्वारा वह कार्यों की प्राथमिकता तय करता है। एक नेता ही कर्मचारियों की कल्पना, दूरदर्शिता, उत्साह एवं पहल करने की क्षमता विकसित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी कुशल नेतृत्व है उसके अंदर इस तरह की विशेषता होनी चाहिए कि जो भी कर्मचारी उसके अंडर कार्य कर रहे हैं वो अपनी अधिकतम क्षमताओं का उपयोग कर सके, जिससे जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके और संगठन का अधिकतम विकास सुनिश्चित हो सके। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।